हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 जो एनर्जी मैनेजमेंट की है। इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नीड ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। लास्ट यूनिट सेकेंड उसमें भी हम थोड़े नीड्स देखी थी कि किस किस फील्ड में हमें नीड है, जैसे हाउसेज हो गया, बिल्डिंग हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई, पावर सिस्टम हो गया। इन सब में आज हम देख रहे हैं नीड ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर एंड एनर्जी डिमांड फोरकास्टिंग। देखो जैसे हमने पढ़ा था कि कहाँ, अब हमने पढ़ तो लेगी कि कौन कौन से फील्ड में नीड है, लेकिन हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे, उसकी जो फोरकास्टिंग टेक्निक है एनर्जी मैनेजमेंट की, वो हम देखेंगे कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती है। उसके बाद हम एनर्जी इंटीग्रेशन देखेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नीड फॉर एनर्जी मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या नीड है एनर्जी मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले देखो, एनर्जी मैनेजमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर रिड्यूसिंग द ऑपरेशन कॉस्ट। तो क्या होता है, जब हम एनर्जी मैनेजमेंट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उससे ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है रिसोर्स एफिशिएंसी ऑब्वियसली बात है, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी अगर एनर्जी मैनेजमेंट करेंगे तो रिसोर्स की। उसके बाद प्रमोटिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो जाती है क्योंकि पॉल्यूशन कम होने लग जाता है। विद एनर्जी इंटेंसिव एक्टिविटीज सच एज द इरीगेशन, मशीनरी ऑपरेशन, प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर लेवल हैवीली इन एनर्जी इनपुट। अभी बोल रहा है कि जैसे कुछ जो इंटेंसिव एक्टिविटीज़ होती है, जैसे इरीगेशन हो गया या मशीनरी ऑपरेशन जो हाई, जैसे बड़ी बड़ी हैवीली मोटर यूज़ होती है एग्रीकल्चर में, प्रोसेसिंग हो गया, एग्रीकल्चर रिलीज हो गया, इसमें क्या हाई हैवीली इनपुट की ज़रूरत पड़ती है अपन को, मतलब जो पावर की ज़रूरत अपन को बहुत ज़्यादा पड़ती है। मेकिंग इफेक्टिवनेस मैनेजमेंट इनिशियली, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमको है ना कि अच्छा मैनेजमेंट, एनर्जी की मैनेजमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, या हाई एफिशिएंट मैनर में अगर अपन एनर्जी को यूज़ करेंगे तो अपन को काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा, या अपन काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट को और एनवायरमेंट इम्पैक्ट को। ठीक है, बाय अडोप्टिंग एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी सच एज द प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्निक एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो गया। जैसे अपन अपने खेत में या अगर थोड़े सी जगह पे सोलर पावर प्लांट लगा दे तो हमें जो इरिगेशन के लिए हो गया, या फिर जो हमारे जो मोटर्स को हाई रेटिंग की जो मशीन है, मोटर्स है, उनको चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी मुझसे ले सकते हैं। देखो, फार्मर्स कैन मिनिमाइज एनर्जी कंजप्शन, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इनहेंस द प्रोबेबिलिटी। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि उनकी जो कंजप्शन है वो भी कम होगा एनर्जी का, उनका जो प्रोडक्शन है कम हो, लोअर प्रोडक्शन, उनकी जो लोअर प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसकी कम हो जाएगी और इनहेंस कर देगी प्रोबेबिलिटी को। देखो, फर्दर मोर एनर्जी मैनेजमेंट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द वाटर मैनेजमेंट बाय ऑप्टिमाइजिंग इरीगेशन सिस्टम। दूसरा क्या, अगर हम एनर्जी मैनेजमेंट करेंगे तो ये वाटर मैनेजमेंट में भी एक ऑप्टिमाइजेशन होगा। इरीगेशन जैसे जो सिस्टम होता है उसमें उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है हग अमाउंट में। ठीक है, एंड प्रमोटिंग वाटर कंजर्वेशन मेजर, अगर हम करेंगे तो वाटर के कंजर्वेशन भी होगा। This not only reduce energy and water usage but also mitigate the environmental impact। वो तो सबको पता है, अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा एनर्जी कंजप्शन कम होगा तो हमारा जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो भी रिड्यूस होगा। जैसे सोइल इरोजन भी कम हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन कम हो जाएगा। एडिशनली एनर्जी मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट रिलाइज बायोडाइवर्सिटी एनर्जी सोर्सेज हो गया, रिड्यूस ग्रीन गैस एमिशन हो गया, फोरकास्टिंग अडोप्शन हो गया टू चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन हो गया, क्लाइमेट विथ एनर्जी एफिशिएंसी हो गया, रेगुलेट एंड पॉलिसीज फर्दर डिवाइड इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी विद द एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म वैलिडिटी एंड रिलायंसेज इन द फेस एनवायरमेंट चैलेंज। मतलब वही है कि अगर हम एग्रीकल्चर में अगर हम लोग एनर्जी मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे क्या लॉसेस कम हो जाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। दूसरा इसमें तो ये भी होता है कि जो अगर हम लोग एनर्जी मैनेजमेंट करेंगे तो वाटर पॉल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि इरीगेशन के लिए वाटर के अमाउंट में चाहिए। दूसरा जो सोइल पॉल्यूशन है अपना वो भी कम होगा। तो देखो हम कैसे कैसे अब इसको कर सकते हैं एकदम पॉइंट फॉर्म में। फिर आप पहले पैराग्राफ फॉर्मेट में देखा था, पॉइंट फॉर्मेट में देख लेते हैं अगर आपको एग्जाम के थ्रू लिखना हो तो। दिस इज ऑपरेटिंग कॉस्ट रिडक्शन हो गया फर्स्ट पॉइंट। अपन को पता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रिडक्शन कैसे करता है। देखो, एनर्जी कॉस्ट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ऑपरेशन एक्सपेंसिव फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ठीक है, जो एनर्जी कॉस्ट है या फिर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर हम लोग करेंगे उसको एनर्जी मैनेजमेंट करेंगे तो हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सकती है। देखो इसमें क्या क्या होता है, देखो कौन कौन सी चीज़ें ऑपरेटिंग कॉस्ट में, जैसे इंक्लूडिंग इरीगेशन हो गया, अपना इरीगेशन बहुत ज़्यादा चाहिए अपन को क्योंकि वाटर की सप्लाई वो चाहिए, हीटिंग हो गया, कोई कूलिंग हो गया, मशीनरी ऑपरेशन हो गया, इसमें हमारे सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, इफेक्टिव एनर्जी मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैन लीड टू सस्टेनेबल सेविंग ऑन एनर्जी बिल्स
रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग पोर्टफोलियो फॉर फार्मर्स। यही है कि अगर हमारे जो करेंगे तो हम लोग सस्टेनेबल जो सेविंग है वो एनर्जी बिल्स होगी वो कम आ जाएंगे, हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद रिसोर्स एफिशिएंसी, अगर हम रिसोर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट कम हो जाएगा, पॉल्यूशन कम होगा। दूसरा अल्टरनेटिव जो मैंने बताया जैसे सोलर पावर प्लांट को भी अपन यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो अपन कर सकते हैं। जैसे देखो एग्रीकल्चर इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द energy intensive input such as the fertilizer, pesticides and machinery which contribute to resource depletion and environmental degradation। ठीक है, इसमें मतलब अपन लोग बहुत सारे जो जिसमें अपन को हाई इनपुट चाहिए होता है ना, एनर्जी इंटेंसिव इनपुट्स के जैसे मशीनरी को चलाना होगा, फर्टिलाइज को छिड़कने के लिए उसके लिए इक्विपमेंट को यूज़ करना, तो उसमें क्या होता है हमारे हाई इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो एडवांस वो होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी मैनेजमेंट फोकस ऑन द ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूज थ्रू द मेजर द सचेज, मतलब अपन क्या कर सकते हैं एनर्जी मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग एग्रीकल्चर में डिफरेंट सोर्सेज को देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, इंप्रूव इरीगेशन एफिशिएंसी टू मिनिमाइज वाटर एंड एनर्जी कंजप्शन। अब क्या कर सकते हैं, जो हमारे इरीगेशन की जो सिस्टम है उसकी जो टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव करेंगे तो अपनी एनर्जी तो बचेगी, साथ में साथ अपनी वाटर भी मिनिमम यूज़ होगा और साथ में एनर्जी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, जो एनर्जी कंजप्शन है वो भी कम हो जाएगा। दूसरा, अडोप्टिंग प्रीसीजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी टू ऑप्टिमाइज फर्टिलाइज एंड प्रिसाइड एप्लीकेशन। अब दूसरी बात क्या कर सकते हैं अपन है ना, अडोप्ट कर सकते हैं प्रिसाइज एग्रीकल्चर टेक्निक को जिसमें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फर्टिलाइज और प्रिसाइड्स कौन सा देना है। ठीक है, उसके बाद यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट एंड मशीनरी टू रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन। दूसरा कि अपन हाई एफिशिएंट मशीन वगैरह यूज़ करेंगे तो हमारा जो फ्यूल है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा, वाटर मैनेजमेंट करके एनर्जी इज ऑफ्टन रिक्वायर्ड टू पंपिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड ट्रेटिंग वाटर फॉर इरीगेशन पर्पज इन एग्रीकल्चर। अब देखो इरीगेशन में दूसरी जगह भी क्या मतलब एग्रीकल्चर है उसमें भी दूसरी जगह जो हमारा हग अमाउंट में पावर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है वाटर सप्लाई के लिए, यानी वाटर के इरीगेशन के लिए। उसमें भी हमको क्या पंप की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मोटर की रिक्वायरमेंट होती है जिससे हम वाटर की सप्लाई करेंगे, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमको एनर्जी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर इंक्लूड द स्ट्रेटजीज टू इंप्रूव वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, सच एज कौन सी वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंस्टॉलिंग एनर्जी एफिशिएंट इरीगेशन सिस्टम सच एज द ड्रिप इरीगेशन और माइक्रो स्प्रिंकल्स टू मिनिमाइज द वाटर एंड एनर्जी। इसके लिए हमें बताया कि हम लोग क्या करेंगे, एक तो ड्रिप इरीगेशन जो अपन ने बचपन में पढ़ा था कि बूंद बूंद करके जो इरीगेशन करते हैं अपन लोग उसके थ्रू करेंगे। दूसरा, या फिर अपन माइक्रो स्प्रिंकल्स होते हैं है ना, इससे अपन क्या कर सकते हैं मिनिमाइज़ कर सकते हैं वाटर को तो मिनिमाइज़ करेंगे वाटर के यूज़ को, साथ के साथ हम एनर्जी कंजप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी कंजप्शन को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटिंग वाटर कंजर्वेशन मेजर सच एज द सोइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग एंड रेनफॉल हार्वेस्टिंग रिड्यूस रिलायंस ऑन एनर्जी इंटेंसिव इरीगेशन मेथड। ठीक है, चौथा होता है अपना एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वही मैंने बताया था आपको। एग्रीकल्चर कैन हैव द सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट इम्पैक्ट इंक्लूडिंग द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, सॉइल इरोजन, वाटर पोल्यूशन। सबको पता है कि वाटर पोल्यूशन होता है एग्रीकल्चर से, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है क्योंकि फ्यूल तो अपन यूज़ में लेते हैं। सॉइल इरोजन भी होता है। ठीक है, अगर हम पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइजर अगर अपन अच्छा यूज़ नहीं करेंगे, अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं करेंगे तो अपनी सॉइल इरोजन भी होगा। ठीक है, तो एनर्जी मैनेजमेंट प्ले है क्रिटिकल रोल इन द प्रोमोटिंग एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। तो कैसे कर सकते हैं, देखो रिड्यूस कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैस को थ्रू अडोप्टिंग द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, सच एज द सोलर विंड पावर फॉर ऑन द फर्म एनर्जी नीडेड। ठीक है, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैस को, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को। दूसरा, इंप्लीमेंटिंग कंजर्वेशन टिलेज प्रैक्टिसेज एंड एग्रोफोरेस्ट्री टेक्निक्स टू सिक्वेस्टर कार्बन एंड इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। ठीक है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, टिग्रेस पेस्टिसाइड्स और एफ्रोटो, ये कुछ पेस्टिसाइड्स के पेस्टिसाइड्स के नेम है जिससे अपन क्या कर सकते हैं जो अपनी सॉइल है उसको अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मिनिमाइज एनर्जी इंटेंसिव इनपुट एंड प्रेसिटाइज डेट कंट्रीब्यूट टू सॉइल इरोजन, वाटर कॉम्बिनेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। दूसरे बोला कि हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं जो हमारे एनर्जी इंटेंसिव इनपुट्स है। दूसरा तो जो हाई इनपुट चाहिए होता है जिस मशीन जिनको चलाए जैसे मशीनरी वगैरह हो गया। दूसरा जो प्रेसिटाइज है जो सॉइल के इरोजन में मतलब उसको भी मिनिमाइज़ कर दो, वाटर के कंटेमिनेशन को मिनिमाइज़ कर दो। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट रेसिडेंसी। अब क्लाइमेट रेसिडेंसी में कहते हैं क्लाइमेट चेंज पोज रिस्क टू एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी थ्रू चेंजिंग वेदर पैटर्न, एक्सट्रीम इवेंट एंड शिफ्टिंग पेस्ट टू द डिसीजन डायनेमिक। अभी बोला कि अब क्लाइमेट रेसिडेंसी में क्या होता है कि क्या इसमें अपन क्या करते हैं प्रोडक्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, जिससे अपन क्या फूड की सिक्योरिटी दे देते हैं, जिससे अपना जो क्लाइमेट वेदर चेंज होता है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इन एग्रीकल्चर हैव टू बिल्ड रेसिलेंस टू क्लाइमेट चेंज बाय। अब क्या करता है एनर्जीमेंट कैसे हेल्प करते हैं, इसमें देखो अपन क्या करते हैं डाइवर्सिटी एनर्जी सोर्सेज एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, मतलब फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट
डिपेंडेंस को कम कर देते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करते हैं, विच इज़ द वुलनरेबल टू प्राइस वोल्टेबिलिटी एंड सप्लाई डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रेसिटाइज दैट इम्प्रूव अडोप्शन एंड मिटिगेशन कैपेबिलिटी। ठीक है, सच इज द डॉट टॉलरेट क्रॉस एंड रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, 6 पॉइंट अपना पॉलिसी एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। तो देखो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी, अब कुछ गवर्नमेंट वही अपने जो सपोर्ट सिस्टम है उसको देती है या फिर कुछ पॉलिसी और रेगुलेटरी बनाती है। इसमें क्या होता है, देखो गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसी इनेक्ट द पॉलिसीज एंड रेगुलेशन टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करती है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करना, सोलर और विंड को यूज़ करे। दूसरा एनवायरमेंटल सेक्टर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा की जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है उसको कम करे, इन सब के लिए पॉलिसी निकालती है। एनर्जी मैनेजमेंट effect ensure the compliance with these regulation while fostering innovation, investment and sustainable practices among farmers and agri business, जो बिजनेस में इंटरेस्ट करते हैं या जो फार्मर्स हैं उनके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपन एनर्जी मैनेजमेंट इन डोमेस्टिक सेक्टर, मतलब क्या नीड पड़ी एनर्जी मैनेजमेंट की डोमेस्टिक सेक्टर में। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे एनर्जी मैनेजमेंट इन डोमेस्टिक सेक्टर। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्टली सेकेंडली मतलब ऐसा अपन क्या कर सकते हैं इसमें, देखो डोमेस्टिक सेक्टर में क्या नीड पड़ी। तो देखो फर्स्टली क्या नीड पड़ी, तो एनर्जी कॉस्ट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन इन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। आपको पता ही है कि एनर्जी क्या एक सिग्निफिकेंट जो एनर्जी कॉस्ट है वो भी एक तरह से अच्छा ही होता है, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा अमाउंट होता है अपनी टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है उससे। इसमें क्या होता है, देखो इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग एंड कूलिंग बिल्स। ठीक है, बाय इम्प्लीमेंटिंग एनर्जी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सच एज द एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, इंसुलेशन एंड स्मार्ट होम टेक्नोलॉजीज, हाउस होल्ड कैन लोअर देयर एनर्जी कंजप्शन एंड सेव मनी टू यूटिलिटी बिल। आपको पता है कि देखो इसका फर्स्टली क्या करता है, अपन लोग कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। अब देखो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होती है हाउस होल्ड में भी, मतलब डोमेस्टिक सेक्टर में भी, वो भी बहुत बड़ी होती है अगर होल अपन सबका देखें तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन लोग कि हम हाई इंसुलेशन अप्लाइंसेस को यूज़ करते हैं, हाई एफिशिएंसी अप्लाइंस को यूज़ करते हैं, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं वो लोग अपने एनर्जी कंजप्शन कम कर सकते हैं और अपनी जो मनी को सेव कर सकते हैं, क्योंकि बिल कम आएगा, एनर्जी कंजप्शन कम होगा तो बिल कम होगा, इसलिए अपन इसको कर सकते हैं। सेकेंडली में क्या करते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी टू रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। सेकेंडली अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट अपना कॉस्ट रिडक्शन का, सेकेंड अपन क्या करते हैं जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है या मिटिगेटेड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इनको रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो देखो residential energy use account for a sustainable portion of total energy consumption and the carbon emission. Therefore, adoption energy efficient measure like a solar panel, LED lighting and energy efficiency HVDC system and significantly reduce carbon footprint household contribute the global effect। इसमें भी बोला कि सेकेंडली अपन क्या करते हैं, जो अपना कार्बन एमिशन हो रहा है या फिर जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, मतलब एक तरह से जो पोल्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं कि हाई एफिशिएंट इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जैसे HVAC सिस्टम हो गया उसको यूज़ कर लेते हैं, और दूसरा की जो LED लाइटिंग होती है जिसमें भी कम एनर्जी का यूज़ होती है उनसे उनको यूज़ करते हैं ताकि अपनी एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी जो यूजेज है वो कम हो। ठीक है, थर्ड में अपन क्या करते हैं जो एनर्जी मैनेजमेंट क्या करता है, इनहेंस कर देता है कंफर्ट को और क्वालिटी ऑफ द लाइफ विद इन द होम्स। मतलब अगर अपन क्या करेंगे कि अगर हम एनर्जी मैनेजमेंट करेंगे तो लॉसेस कम होगा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट कम होगा, तो इससे क्या होगा कि इनकी जो लाइफ है, मतलब जो नॉर्मल लोगों की लाइफ है वो कंफर्टेबल बनेगी और क्वालिटी लाइफ बनेगी, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी डिवाइसेज यूज़ करेंगे अपन लोग, तो एक तरह से जो अपनी लाइफ है वो एक क्वालिटी लाइफ बन जाएगी और एक कंफर्टेबल लाइफ बन जाएगी। देखो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज एंड हीटिंग कूलिंग सिस्टम नॉट ओनली रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, मतलब ये ओनली रिड्यूस नहीं करता एनर्जी कंजप्शन बट आल्सो इंप्रूव द इंडोर एयर क्वालिटी एंड कंफर्ट लेवल, मतलब ये इंडोर की जो एयर क्वालिटी और कंफर्ट लेवल है उसको भी इंक्रीज करता है। प्रॉपर इंसुलेशन एंड वेदराइजेशन मेजर हेल्प टू मेंटेन कंसिस्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट द होम। ठीक है, क्रिएटिंग ए मोर कंफर्टेबल लिविंग एनवायरनमेंट फॉर इक्विपमेंट। ये तो थर्डली ये बोला है कि अपन लोग क्या करते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट से क्या होता है, अपने जो सिस्टम का जो इंडोर या आउटडोर जो एनवायरनमेंट है ना वो कंफर्टेबल बन जाता है, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, हाई टेक्नोलॉजी से क्या पॉल्यूशन कम होगा तो कार्बन एमिशन कम होगा, जिससे अपनी जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा अच्छा बन जाएगा। ठीक है, बेसिक मतलब है। फोर्थ पॉइंट में अपन क्या करते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट प्रमोट्स एनर्जी इंडिपेंडेंसी एंड रिलीजियंस बाय रिड्यूसिंग द रिलायंसेज एंड एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज एंड मिनिमाइजिंग द वल्नरेबिलिटी टू एनर्जी डिस्टोर्शन। मतलब फोर्थ अपन क्या करते हैं जो अपना जो
जिस चीज़ से अपन एनर्जी को डेवलप कर रहे हैं, एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, उस पर जो डिपेंडेंसी, जैसे फोसिल फ्यूल्स, मोस्टली अपन फोसिल फ्यूल्स या जैसे थर्मल पावर प्लांट है उसके थ्रू अपन अपनी जो एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, तो इससे बोला कि इसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है ना उसको हटा के अपन जैसे दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ कर ले, जैसे सोलर को ही अपन अपने घर पे लगा सकते हैं सोलर पैनल को, तो उससे अपन कर सकते हैं। देखो लास्ट में बताइए, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी सच एज द सोलर पैनल एंड होम बैटरी स्टोरेज सिस्टम इनेबल हाउस होल्ड टू जनरेट देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, सोलर पावर प्लांट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपन सोलर पावर प्लांट को यूज़ कर सकते हैं और उसमें बैटरी को स्टोर कर सकते हैं, ताकि नाइट में अगर अपन सप्लाई नहीं मिले तो अपन दिन में ही बैटरी में अपनी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके उसको नाइट में यूज़ कर सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि फोसिल फ्यूल्स कम यूज़ होंगे, फोसिल फ्यूल्स कम यूज़ होंगे तो एमिशन कम होगा। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। उसके बाद लास्टली फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है कि एनर्जी मैनेजमेंट फोस्टर्स अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबल एनर्जी कंजप्शन बिहेवियर अमंग हाउस होल्ड मेम्बर्स। प्लस में क्या करते हैं, लास्ट में अपन क्या करते हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड करवा देते हैं अपने जो हाउस होल्ड जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको एक अवेयरनेस प्रोवाइड करा देते हैं कि अगर एनर्जी को सेव करेंगे तो अपन को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट पता चली गया कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, अपना बिल है वो कम आएगा, कार्बन एमिशन कम होगा, एक कंफर्टेबल लाइफ अपन को मिल जाएगी। समझ गया, बाय रिड्यूसिंग द रेसिडेंटल अबाउट टू इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, प्रोवाइडिंग फॉर टूल फॉर मॉनिटरिंग मैनेजिंग एनर्जी यूजेज, हाउस होल्ड कैन कल्टिवेट ए कल्चर ऑफ द सस्टेनेबिलिटी एंड एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट देयर एनर्जी कंजप्शन हैबिट। इसमें दूसरा ये बोला है कि हम हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे जिससे क्या मॉनिटर और एनालिसिस करेगा वो, और अपन को बताएगा कि अपन किस टाइम पे कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं और कहाँ पे अपन को रिक्वायरमेंट है कि अपन इसको बेटर बना सकते हैं। ठीक है, ये तो गया पैराग्राफ फॉर्मेट में। अब इसको हम पॉइंट फॉर्मेट में पढ़ते हैं तो देखो फर्स्ट वही कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट सेविंग आ गया कि रिड्यूस कर देता है बिल को और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को, और एफिशिएंटली यूज़ करेंगे तो लीड कर देगा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सेविंग हो जाएगी। तीसरा एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर देता है, प्रमोट कर देता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को और कॉन्ट्रीब्यूट कर देता है। तीसरा कंफर्ट एंड क्वालिटी लाइफ, अगर हम लोग इंडोर एयर क्वालिटी और कंफर्ट लेवल्स को इंक्रीज कर देता है, मेंटेन कर देता है कंस्टेंट टेम्परेचर एंड एनहांस लिविंग कंडीशन को। फोर्थ पॉइंट वही एनर्जी इंपीडेंस रिलायंस, क्या होगा, रिड्यूस रिलायंस ऑन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज, मतलब जो अपनी डिपेंडेंसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज वो रिड्यूस हो जाती है। प्रोवाइड करा देता है रीजन अगेन एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन पावर स्टोरेज आउटेज को। ठीक है, पांचवा पॉइंट हो गया अवेयरनेस एंड बिहेवियर चेंज, तो इसमें क्या होगा, कलेक्टिव है कल्चर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल एनर्जी कंजप्शन, मतलब इनको अपन बताते हैं लोगों को कि क्या उनका एक तरह से जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनर्जी कंजप्शन की, या कितना वो लोग करें एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, फिर चौथा गया टेक्नोलॉजी इनोवेशन, कि हम हाई टेक्नोलॉजी के डिवाइस यूज़ करें या स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिससे हमारा एनर्जी कंजप्शन कम हो। फिर बैटरी स्टोरेज हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करें जिससे थोड़ा हमारा जो पोल्यूशन हो कम हो। उसके बाद रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस हो गया, जिसमें रेगुलेशन स्टैंडर्ड बढ़ाया गवर्नमेंट है कि कितना कंज्यूम करे, ताकि आजकल अभी नया गवर्नमेंट ने निकाला भी है ना कि अगर आप 100 यूनिट आपको फ्री दे दी, अगर आप उसके बाद आपका वो लगेगा। उसके बाद हेल्थ बीइंग आ गई, हेल्थ बीइंग अगर मान लो आप लोग हाई टेक्नोलॉजी डिवाइसेज यूज़ करोगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज़ करोगे तो आपका पोल्यूशन कम होगा, फॉसिल फ्यूल्स कम होगा, तो कार्बन एमिशन कम होगा, जिससे क्या होगा कि जो आपका इंडोर आउटडोर जो क्वालिटी एयर क्वालिटी है या हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी इंगेजमेंट, अगर अपन लोग इंक्रेज करें कम्युनिटी को जो पार्टिसिपेट करें एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, प्रमोट कर ले कोलेबोरेशन करें और शेयरिंग करें बेस्ट प्रैक्टिस अमंग हाउस होल्ड्स को। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी होगी, अगर आप सपोर्ट करें ट्रांजिशन टू द मोर सस्टेनेबल एंड रिलायबल जनरेशन। ठीक है, ये सारा हो गया कि अपन लोग घर में अपन लोग या होम में रेजिडेंट टाइम में हम कैसे कैसे हम एनर्जी एफिशिएंट नीड पड़ती है, क्यों नीड पड़ती है सबको पता ही चल गया। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं एनर्जी फोरकास्टिंग टेक्निक। ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक से अपन एनर्जी फोरकास्टिंग करते हैं। देखो ये एनर्जी फोरकास्टिंग की जैसे 3 या 4-5 मेथड है जिससे अपन एनर्जी फोरकास्टिंग करते हैं। तो देखो अपन इसमें पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट है एनर्जी फोरकास्टिंग का टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस में अपन क्या करते हैं, अब ये देखो फर्स्ट टाइम सीरीज एनालिसिस इन्वॉल्व एनालाइजिंग हिस्टोरिकल एनर्जी कंजप्शन डाटा, मतलब अपन जो फ्यूचर में मतलब जो अपन ने पहले कितना एनर्जी कंजप्शन डाटा क्या है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके पैटर्न को, ट्रेंड्स को और सीजनलिटी को, मतलब किस सीजन के अकॉर्डिंग अपन कितना यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद अब क्या है टेक्निक सच एज मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एंड ऑटो रेग्रेसिव इंटीग्रेशन मूविंग एवरेज
इसमें अपन क्या करते हैं, ये है मेथड्स है। मॉडल आर कॉमनली यूज फॉर फोरकास्ट फ्यूचर एनर्जी डिमांड बेस्ड ऑन द पास्ट कंजप्शन पैटर्न। इसमें बोला कि सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, जो अपन ने पहले जितना भी कंजप्शन किया है ना, जैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके पैटर्न को, उसका किस ट्रेंड्स हो गया या फिर क्या सीजन के अकॉर्डिंग अपन कितना करते हैं। उसके बाद अपन कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं कि जैसे अपन हो गया मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग और ऑटो रेसिव इंटीग्रेशन मूविंग एवरेज, ये हो गया ARIM है। मॉडल को यूज़ करके अपन कॉमनली यूज़ करते हैं इनको फोरकास्ट करने के लिए फ्यूचर की एनर्जी, मतलब फ्यूचर पहले तो अपन ने देख लिया कितना क्या, अब इससे अपन फ्यूचर का करते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब ये होता है कि पहले अपन ने किस ट्रेंड से अपन यूज़ कर रहे हैं तो फ्यूचर में कितना यूज़ कर सकते हैं उसकी प्रिडिक्शन करना, एक तरह से प्रिडिक्शन होता है फोरकास्टिंग। उसके अकॉर्डिंग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, अपनी डिमांड को फुलफिल करें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम सीरीज, उसमें क्या होता है, देखो टाइम सीरीज एनालिसिस पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग ऑफ एनर्जी कंजप्शन सच एज द डेली और हावरली फोरकास्टिंग। अब ये इस फोरकास्टिंग के लिए ये एक तरह की ऐसी फोरकास्टिंग है जिसको हम एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए करते हैं, मतलब एक वीक हो गया या फिर अपन को 1 डे के लिए अपन को अगर फोरकास्ट करना है, जैसे आने वाले 1 वीक में क्या डिमांड होगी इलेक्ट्रिसिटी की, तो उस टाइप की जो फोरकास्टिंग कर सकते हैं अपन टाइम सीरीज एनालिसिस के अकॉर्डिंग। दूसरा रिग्रेसिव एनालिसिस होता है। रिग्रेसिव एनालिसिस में क्या होता है, देखो रिग्रेसिव एनालिसिस इन्वॉल्व्स स्टेबलाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी डिमांड एंड वेरियस इन्फ्लेक्शन फैक्टर सच एज द वेदर पैटर्न हो गया, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। अब देखो रिग्रेसिव एनालिसिस में अपन क्या देखते हैं, इसमें अपन देखते हैं कि रिलेशन देखते हैं कि ये देखो कितना, जैसे एनर्जी डिमांड में और वेरिएशन फ्लक्चुएशन फैक्टर्स में क्या रिलेशन हो गया। अब जैसे दूसरा अपन देखते हैं वेदर के पैटर्न, अगर वेदर का जो पैटर्न चेंज हुआ तब कितनी एनर्जी यूज हुई। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं कि कितना चेंज हो सकता है, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका अकॉर्डिंग कितनी फ्यूचर में वो देखें। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, अब देखो पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, मतलब ये थोड़े लंबे टाइम पीरियड के लिए अपन इसमें प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो रिग्रेसिव मॉडलिंग इंक्लूडिंग द लाइन रिग्रेशन, ये फर्स्ट मेथड हो गया। मल्टीपल रिग्रेशन हो गया, ये नॉन लीनियर रिग्रेशन हो गया। दे आर यूज टू प्रिडिक्ट एनर्जी डिमांड बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इन सारे वेरिएबल को अपन कलेक्ट करके अपन देखते हैं कि कितने फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है। देखो Regressive analysis enable forecasting energy demand under different scenario and accessible impact for external फैक्टर और एनर्जी कंजप्शन। मतलब इसमें बेसिकली रिग्रेसिव एनालिसिस में अपन क्या करते हैं कि अपन रिलेशनशिप देखते हैं कि एनर्जी डिमांड में वेरियस इन्फ्लेशन फैक्टर्स हो गया, जैसे सच एज कौन कौन से फैक्टर का अपन हो सकता है कि कितनी, जैसे वेदर पैटर्न है तो उस टाइम पे वेदर पैटर्न चेंज होने पे कितना एनर्जी डिमांड हुआ, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आए तो उसमें कितना चेंजेस हुआ एनर्जी डिमांड में, पॉपुलेशन ग्रोथ हो तो उसके अकॉर्डिंग। तो यह थोड़ा लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है। थर्ड एनर्जी फोरकास्टिंग होती है, वो होती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के थ्रू अपन एनर्जी फोरकास्टिंग करते हैं। तो देखो मशीन लर्निंग टेक्निक सच एज आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क होता है, सपोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म होता है, एंड डिसीजन ट्रीज होती है, आर इंक्रीजिंग यूज फॉर एनर्जी फोरकास्टिंग ड्यू टू देयर एबिलिटी टू कैप्चर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन द लार्ज डाटाबेस। अब मशीन लर्निंग को अपन यूज़ करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें अगर अपन बहुत फ्यूचर का डाटा देखेंगे तो एक बहुत लंबा डाटा हो जाएगा, मतलब एक बहुत बिग अमाउंट में डाटा हो जाएगा। तो इसके लिए अपन मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं कि मशीन लर्निंग क्या होती है, एक बहुत बड़े डाटा को इकट्ठा करके उसका एक आउटपुट अपन को दे सकती है। जैसे अपन कौन कौन सी मशीन लर्निंग कौन कौन सी टेक्निक करते हैं, तो आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क हो गया उसके थ्रू अपन करते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हो गए इसके थ्रू करते हैं, या फिर जो डिसीजन ट्रीज होती है उसके थ्रू अपन करते हैं, ठीक है। तो अब मशीन लर्निंग कहते हैं मशीन लर्निंग मेथड कैन एनालाइज द डाइवर्स सेट ऑफ इनपुट डाटा, मतलब बहुत सारे मतलब इनपुट सेट ऑफ इनपुट डाटा को लेते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं हिस्टोरिकल एनर्जी कंजप्शन को, वेदर के डाटा को, बिल्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, सोशलोमिक फैक्टर्स हो गए, मतलब कोई भी जो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, जनरेट एक्यूरेट एनर्जी डिमांड फोरकास्ट। तो इसमें अपन देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं अपन, जो सेट ऑफ डाटा होता है ना, जैसे अब मान लो कि अपन वेदर पे चेंज हुआ तो उससे क्या कितना एनर्जी में मतलब जो डिमांड है उसमें चेंजेस आए, या फिर जो बिल्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक चेंज होने में क्या हुआ, सोशल इकोनॉमिक कुछ फैक्टर्स हुए तो उससे कितनी डिमांड में चेंज है, उस सारे डाटा को इकट्ठा करके अपन उसको मशीन लर्निंग के थ्रू करते हैं। देखो डीप लर्निंग एल्गोरिथम, जो मशीन लर्निंग में डीप लर्निंग एल्गोरिथम होता है सच एज द रिक्वायर्ड न्यूट्रल नेटवर्क होता है, एक तो रिकरेंट न्यूट्रल नेटवर्क हो गया, एंड लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क होता है, आप पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर टाइम सीरीज फोरकास्टिंग टास्क सच एज द लोड फोरकास्टिंग, ठीक है। इसमें इससे अपन मशीन लर्निंग से क्या करते हैं, अपना जो एल्गोरिथम लगा के, जो डीप लर्निंग एल्गोरिथम होती है, दो तीन एल्गोरिथम हो गए, जैसे रिकरेंट न्यूट्रल नेटवर्क हो गया या लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क हो गया, इन सारी एल्गोरिथम को यूज़ करके हम लोग फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 मेथड हो गया
प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्टिंग, प्रोबेबिलिटी फोरकास्टिंग में कहते हैं प्रोबेबिलिटी फोरकास्टिंग टेक्निक प्रोवाइड नॉट ओनली पॉइंट एस्टिमेट बट आल्सो एट सर्टेन इंटरवल्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्यूचर डिमांड एनर्जी। मतलब ये बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी फोरकास्टिंग मतलब ये एक प्रोवाइड नहीं करती, पॉइंट एस्टिमेट को नहीं, मतलब एक फिक्स अमाउंट की जो डिमांड होगी उसको एग्जैक्ट नहीं करती। ये एक मतलब एट सर्टेन इंटरवल्स होते हैं ना, और या प्रोबेबिलिटी होती है डिस्टोर्शन की फ्यूचर डिमांड में, वो बताती है। ठीक है, वो बताती है ये चीज़। दूसरा कि बेसिन मेथड होता है कि बाइसिन मेथड होता है, जिसमें क्या होता है मोंटे कार्लो सिमुलेशन एंड क्वांटिटी रिग्रेशन आर कॉमनली यूज टू जनरेट प्रोबेबिलिस्टिक। प्लस में क्या करता है अपन सिमुलिंग को और जो मोंटे कार्लो मेथड है उनको यूज करके अपन प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट करते हैं, डेट द अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड वेरिएबिलिटी इन द एनर्जी कंजप्शन पैटर्न। तो कितना एनर्जी कंजप्शन पैटर्न फ्यूचर में कितनी अनसर्टेनिटी आ सकती है, वो अपन एक जैसे अपन सिमुलिंग के थ्रू और कार्लो का जो मोंटो कार्लो सिमुलिंग हो गया, क्वांटिटेटिव रिग्रेशन हो गया, ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसमें प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्टिंग इज वैल्यूएबल फॉर रिस्क असेसमेंट एंड डिसीजन मेकिंग अंडर द अनसर्टेनिटी एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज एलोकेशन द एनर्जी। अब क्या होता है, जो प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्टिंग होता है वो वैल्यूएबल होता है रिस्क असेसमेंट में। जैसे कोई भी अनसर्टेनिटी आ गई, जैसे अपन ने फोरकास्ट किया बट उसमें अनसर्टेनिटी आ गई, तो उस टाइम पे अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल को यूज़ भी कर सकते हैं। देखो हाइब्रिड मॉडल फोरकास्टिंग मॉडल कंबाइन द मल्टीपल टेक्निक्स, मतलब इसमें बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मतलब बहुत सारी टेक्निक यूज़ करके अपन मतलब होता है ना कि 2-3-4 टेक्निक को यूज़ करके अपन डिमांड को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जैसे टाइम सीरीज एनालिसिस वाली टेक्निक हो गई, रिग्रेशन वाली हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, है ना, टू लिवरेज देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ एंड इंप्रूव द फोरकास्टिंग एक्यूरेसी। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अपन ने तीनों मेथड यूज़ कर लिए, 3 मेथड यूज़ करके अपन फोरकास्ट कर रहे हैं। जैसे टाइम सीरीज एनालिसिस के थ्रू भी किया, फिर रिग्रेशन मेथड के थ्रू भी किया, फिर मशीन लर्निंग के थ्रू भी किया। इन सारे मेथड को कंबाइन करके अपन एक अप्रॉक्सीमेट डिमांड को कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है। तो देखो असेंबल मेथड्स, इसमें क्या इनसेबल मेथड्स सच एज द बेगिंग, बूस्टिंग एंड स्टेकिंग इंटीग्रेट द प्रिडिक्शन फ्रॉम द मल्टीपल मेथड्स टू प्रोड्यूस मोर रबस्ट एंड रिलायबल फोरकास्ट। ठीक है, मतलब अपन को एक एक्यूरेट या थोड़ा आसपास का जो डाटा होता है वो अपन को मिल जाता है। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी एडेप्टेबिलिटी टू डाइवर्स फोरकास्ट टास्क एंड डाटा कैरेक्टरिस्टिक्स एनहांसिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एनर्जी फोरकास्टिंग। अभी क्या होता है, थोड़ा एफिशिएंट होता है। क्यों होता है कि इसमें अपन 3 मेथड के थ्रू एक वो निकालते हैं, 3 मेथड को यूज़ करके अपन एक फोरकास्टिंग करते हैं, तो अपन को एक अप्रॉक्सीमेट डाटा मिल जाता है। ठीक है, अब चौथा है इकोनोमेट्रिक मॉडल। इकोनोमेट्रिक मॉडल में क्या होता है, देखो इकोनोमेट्रिक मॉडल अप्लाई इकोनॉमिक थ्योरीज एंड स्टैटिकल टेक्निक्स फॉर फोरकास्टिंग एनर्जी डिमांड बेस्ड ऑन द माइक्रो इंडिकेटर्स, पॉलिसी वेरिएबल्स, मार्केट ट्रेंड्स, इनपुट आउटपुट मॉडल, कंप्यूटेबल जनरेशन इक्विलिब्रियम मॉडल एंड डायनामिक हिस्टोरिकल जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल। फॉर एग्जांपल द जनरमिक मॉडल यू आर यूज फॉर द एनर्जी कंजप्शन। मतलब इसमें क्या होता है, अप्लाई इसमें क्या करते हैं अपन लोग इकोनोमेट्रिक मॉडल में, जो अपने इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं ना, उसमें जो थ्योरीज होती है, स्टैटिकल टेक्निक्स होती है फोरकास्टिंग की। मतलब जो अपन ने जो ऑथर्स है, अपने जो बड़े बड़े ऑथर्स है, उन्होंने जो थ्योरीज दी होती है ना कि फ्यूचर में इस ट्रेंड के ऊपर, मतलब फ्यूचर में जो पहले अपना जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में जो ट्रेंड होता है, उस थ्योरी को और अपना जो थोड़ा टेक्निकल डाटा को यूज़ करके अपन लोग इस मेथड में फोरकास्टिंग करते हैं। देखो econometric model provides insight into the broader economic context and policies implementation of energy demand projection, supporting strategy planning and policy formulation in the energy sector। ठीक है, उसके बाद अपना है 7th वेदर फोरकास्टिंग इंटीग्रेशन। वेदर फोरकास्टिंग इंटीग्रेशन में देखो वेदर प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन एनर्जी डिमांड। ठीक है, पर्टिकुलर इन सेक्टर सच एज द हीटिंग, कूलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सही है, वेदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपने जो हीटिंग, कूलिंग और ट्रांसपोर्टेशन में। देखो integrating weather forecasting with energy forecasting model enable more accurate prediction on the energy consumption. Consideration factors such as the temperature, humidity, wind speed, solar radiation. Weather forecasting integrate the enhance the reliability of the energy forecast and the support decision making in the energy management, ग्रिड ऑपरेशन एंड डिमांड साइड मैनेजमेंट इंसेंटिव्स। ठीक है, मतलब वेदर की फोरकास्टिंग करके भी एक अपन लोग डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि वेदर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना, क्योंकि वेदर से कूलिंग, हीटिंग, ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस में क्या आता है, देखो सिनेरियो एनालिसिस इन्वॉल्व डेवलपिंग मल्टीपल सिनेरियो बेस्ड ऑन द डिफरेंट assumption एंड कंडीशन, एक्सप्लोर अल्टरनेटिव फ्यूचर
ट्रांजेक्टर्स ऑफ एनर्जी डिमांड, ठीक है। मतलब बहुत सारी जो थ्योरीज हो गई या फिर जो बहुत सारी एजम्पशन या कंडीशन को यूज़ करके अपन लोग इसमें फोरकास्टिंग करते हैं। सिनेरियो में वेरी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पॉलिसी इन्वेंटमेंट्स एंड सोशल ट्रेंड्स, अलाउिंग द स्टेक होल्डर टू एक्सेस द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द डिफरेंट सिनेरियो इन द एनर्जी कंजप्शन, ठीक है। Scenario analysis help to identify the potential risk, opportunities, and uncertainty in the energy forecasting, enabling to product planning, risk arrangement strategy। मतलब इसमें क्या करता है सिनेरियो एनालिसिस में क्या करता है, हम बहुत सारी थ्योरीज कंडीशन को अप्लाई कर करके ये फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है, कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है हमारी डिमांड में, ठीक है। ये सारे मेथड्स है जिससे हम फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं एनर्जी इंटीग्रेशन इन एनर्जी मैनेजमेंट। मतलब जो एनर्जी इंटीग्रेशन होता है एनर्जी मैनेजमेंट वो क्या होता है। तो देखो एनर्जी इंटीग्रेशन इन एनर्जी मैनेजमेंट रेफर टू द कोऑर्डिनेट मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेज। मतलब इसमें एनर्जी इंटीग्रेशन यही है कि अपन बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज उनको कोऑर्डिनेट करें या मैनेज करें, ठीक है। सिस्टम एंड प्रोसेस to enhance efficiency, reliability and sustainability. This approach involves the integrating different energy sources, technology and infrastructure to achieve synergies and maximize overall system performance। मतलब इसमें यह है कि हम लोग अलग अलग जो एनर्जी सोर्सेज है उनको एक साथ कनेक्ट करें जिससे हमारे सिस्टम की रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी ये अच्छी बन सके और परफॉर्मेंस से अच्छा हो सके। हियर एन ओवरव्यू एनर्जी इंटीग्रेशन इन एनर्जी मैनेजमेंट। देखो फर्स्ट अपन कहता है मल्टी एनर्जी सिस्टम्स होता है। देखो मल्टी एनर्जी सिस्टम इंटीग्रेट मल्टीपल एनर्जी कैरीज सच एज द इलेक्ट्रिकल, नेचुरल गैसेज, हीट, हाइड्रोजन विद इन द यूनिफाइड फ्रेमवर्क बाय लेवरिंग द कॉम्प्लीमेंट्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी कैरीज। मल्टी एनर्जी सिस्टम्स enable flexible energy conversion, storage, distortion, enhancing the system resilient and efficient। मतलब मल्टी एनर्जी सिस्टम हो गया कि जो अलग अलग सिस्टम होते हैं, मतलब बहुत सारे सिस्टम है जो एनर्जी कैरी कर रहे हैं, उन सबको हम एक साथ करके और हम एनर्जी कर सकते हैं। देखो स्मार्ट ग्रिड में कहता है, देखो स्मार्ट ग्रिड इंटीग्रेट एडवांस कम्युनिकेशन, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी इनटू इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड टू इंप्रूव रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। अब देखो स्मार्ट ग्रिड में क्या होता है, बहुत सारे जो एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं इसमें कंट्रोल करता है, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी होती है जो ऑटोमेटिक जो हमारे ग्रिड की स्टेबिलिटी को उसको इम्प्रूव कर देती है, जिससे क्या होता है कि रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है। Smart grid solution enable real-time monitoring, management and optimization of electrical generation, transmission, distribution, consumption, facility to integrate to renewable energy sources, demand response program and energy storage। अब स्मार्ट ग्रिड में क्या होता है कि स्मार्ट ग्रिड में रियल टाइम मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइजेशन होता है, जिससे अपन को पता चलता है कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का कितना जनरेशन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या कंजप्शन हो रहा है, या फिर कितने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इससे बता सकते हैं। थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट एनर्जी सिस्टम। डिस्ट्रिक्ट एनर्जी सिस्टम में क्या था, डिस्ट्रिक्ट एनर्जी सिस्टम इंटीग्रेट द सेंट्रलाइज एनर्जी प्रोडक्शन, डिस्टोर्शन एंड कंजप्शन विद इन ए लोकलाइज एरिया सच एज द नेबरहुड एंड कैंपस एंड इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है। मतलब इनमें कितना अपन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, कितनी कंजप्शन हो रही है। दिस सिस्टम यूटिलाइज द कंबाइंड हीट एंड पावर, district heating, district cooling technology to divert the heating and cooling services more effective than the individual building based system, एनर्जी वेस्ट एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन। मतलब इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट एनर्जी सिस्टम में अपन अपने जो आसपास में जितना भी जो डिस्टोर्शन होता है हीट का, कूलिंग का, इसमें अपन कितना मतलब अपन जो सिस्टम है उसको अपन कितना अच्छा बना सकते हैं, ये देख रहे हैं। कितनी कौन सी कूलिंग की टेक्नोलॉजी हो गई वगैरह इसमें। फोर्थ पॉइंट है एनर्जी स्टोरेज करके। एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी सच एज द बैटरीज, पंप स्टोरेज एंड थर्मल एनर्जी स्टोरेज प्ले क्रिटिकल रोल इन एनर्जी इंटीग्रेशन बाय इनेबलिंग द एफिशिएंट स्टोरेज एंड स्टोरेज प्रेफरेंस फॉर द लेटर यूज। अब ये बोल रहा है कि अगर एनर्जी अपन को इंटीग्रेशन करना है तो अपन को एनर्जी स्टोर भी करनी पड़ेगी। अगर एनर्जी स्टोर करनी है तो उसके लिए अपन को पंप स्टोरेज चाहिए, बैटरीज चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी की बैटरी चाहिए जिसमें अपन को एनर्जी स्टोर कर सके और बाद में अपन उसको यूज़ कर सके। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सपोर्ट ग्रिड बैलेंसिंग, ठीक है, लोड शिफ्टिंग, इनेबल एनर्जी इंटीग्रेशन, इनहेंस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। अब एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या करता है, ग्रिड बैलेंसिंग करता है। कैसे करता है कि जब ग्रिड में अपन को बहुत हाई डिमांड होगी इलेक्ट्रिसिटी की, जब वो सप्लाई कर सकता है, लोड को शिफ्ट करता है, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को करता है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में 24 घंटे अपन को इलेक्ट्रिसिटी मिल नहीं सकती। इसलिए फिफ्थ पॉइंट है डिमांड साइड मैनेजमेंट। तो डिमांड साइड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व द ऑप्टिमाइज एनर्जी कंजप्शन पैटर्न टू अलाइन विद द सप्लाई साइड कैपेबिलिटी, ग्रिड कंस्ट्रक्ट एंड मार्केट कंडीशन। अब इसमें डिमांड साइड मैनेजमेंट में क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कितनी अपना एनर्जी कंजप्शन होगा डिमांड साइड में, कितनी सप्लाई की कैपेबिलिटी है, ग्रिड में कितना ग्रिड कंस्ट्रेंट है या मार्केट कंडीशन क्या चल रही है, ठीक है।
तो फिर DSM मतलब डिमांड साइड मैनेजमेंट टेक्निक इंक्लूडिंग द डिमांड रेस्पॉन्स, लोड शिफ्टिंग, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम हेल्प टू बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड, रिड्यूस लो पीक लोड एंड मिटिगेट द नीड ऑफ द एडिशनल जनरेट कैपेसिटी। अब वही पता है डिमांड साइड मैनेजमेंट में क्या होता है कि अपन जब भी अपना पीक लोड टाइम पे ज़्यादा अगर डिमांड की रिक्वायरमेंट और पड़ती है तो अपन क्या करते हैं, लोड को शिफ्ट कर देते हैं, लोगों को अवेयरनेस पहुंचाते हैं कि अपन लोग को पीक लोड टाइम पे अपन को यूज़ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद 7 पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन में देखो, इंटीग्रेशन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज द सोलर, विंड और बायोमास इनटू द एनर्जी सिस्टम रिक्वायर्स इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन विद द कन्वेंशनल जनरेशन, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिमांड साइड रिसोर्सेज। अब बोला कि जो अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनको अपन जब ग्रिड से, जो सोलर विंड पावर हो गया, जिससे अपन ग्रिड से कनेक्ट करते हैं ना, तो एक अच्छे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है, थर्मल पावर प्लांट हो गया या डीजल पावर प्लांट हो गया, उससे अपन कनेक्ट करते हैं ना, तो एक कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की पड़ती है, डिमांड साइड सोर्सेज होना चाहिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अपन को 24 घंटे 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। एडवांस फोरकास्टिंग, ग्रिड मॉडलिंग एंड ग्रिड मैनेजमेंट टेक्निक सपोर्ट द इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी एंश्योरिंग ग्रिड स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी while maximizing the renewable energy pattern। ठीक है। 7 पॉइंट है क्रॉस सेक्शनल इंटीग्रेशन। क्रॉस सेक्शनल इंटीग्रेशन कैसे होता है? क्रॉस सेक्शनल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटिंग एनर्जी सिस्टम विद अदर सेक्टर्स such as the transportation, industry and building to optimize resource use, reduce emission and enhance the overall system efficiency। इसमें बोला है क्रॉस सेक्शनल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इसमें अपन एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी सिस्टम के साथ साथ दूसरे सेक्टर को भी इंटीग्रेट करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, बिल्डिंग सिस्टम हो गया, इंडस्ट्री सिस्टम हो गया। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कितना अपना एनर्जी ऑप्टिमाइज हो रही है। ठीक है। इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग कंसिडरेशन इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट सेक्टर टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी टू synergize, such as the utilizing waste heat from industrial process for district heating or leveling electric vehicle for grid balancing। ठीक है। उसके बाद 8 पॉइंट अपना पॉलिसी एंड रेगुलर फ्रेमवर्क। तो एनर्जी इंटीग्रेशन में क्या पॉलिसी और क्या रेगुलर फ्रेमवर्क है वो अपन देखते हैं। देखो पॉलिसीज तो क्या कहते हैं, पॉलिसी एंड रेगुलर फ्रेमवर्क प्ले ए क्रिटिकल रोल इन फैसिलिटेटिंग एनर्जी इंटीग्रेशन बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स, स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस फॉर प्रोमोटिंग कोलैबोरेशन, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन इंटीग्रेटेड एनर्जी सॉल्यूशन। अब इसमें बता रहा है कि पॉलिसीज और रेगुलर फ्रेमवर्क में क्या करते हैं अपन लोगों को इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं कोलैबोरेट करने के लिए, एक साथ एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए एक्सेट्रा। सपोर्टिंग पॉलिसी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी एफिशिएंसी, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन फैसिलिटी टू डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड एनर्जी सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, जो सपोर्टिव फैसिलिटी होती है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, इससे क्या होता है एनर्जी एफिशिएंट बनती है, ग्रिड को मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, उनके लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये अपनी पॉलिसी और रेगुलर फ्रेमवर्क हो गया। ठीक है। ये अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी मैट्रिक्स इन एनर्जी मैनेजमेंट। अब तो देखो एनर्जी मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं एनर्जी मैट्रिक्स एंड एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है। एनर्जी मैट्रिक्स होता है द टर्म एनर्जी मैट्रिक्स टिपिकली रेफर्स टू स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस एनर्जी सोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी यूथ विद ए स्पेसिफिक रीजन और जनरेशन। अब इसमें बोला है कि जो एनर्जी मैट्रिक्स में क्या होता है कि अपन ये देखते हैं कि किसी स्पेसिफिक रीजन में कौन कौन सी एनर्जी सोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है। इट्स प्रोवाइड द ओवरऑल एनर्जी मिक्स। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं अपन, एनर्जी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि एनर्जी को अपन मिक्स कर दें, मतलब जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं उन सारी एनर्जी को अपन एक साथ कंबाइन कर दें। तो वो ये बोल रहा है इट प्रोवाइड ए ओवरऑल ऑफ द एनर्जी मिक्स इंक्लूडिंग द टाइप्स एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज टू कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल एनर्जी सप्लाई। अब ये बोल रहा है कि इसमें क्या कर सकते हैं अपन, किसी के स्पेसिफिक रीजन में जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं उन सबकी एनर्जी को अपन मिक्स कर दें, ताकि क्या होगा, एनर्जी को मिक्स कर देंगे तो एक अपनी हाई कैपेबिलिटी मिल जाएगी और अपनी जो डिमांड अपन जो जैसे पीक लोड डिमांड उसको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक हो। जैसे सोलर पावर प्लांट हो गया, विंड पावर प्लांट हो गया, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, उन सारे रिसोर्सेज को अपन कंबाइन करके इसको करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट द एनर्जी मैट्रिक्स सर्व्स एज ए वैल्यूएबल टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंपोजिशन ऑफ द एनर्जी सिस्टम, assessing resource availability, identify opportunity for diversification and the informing strategic decision making. Here's a closer look at the concept of the energy matrix in a energy matrix। ठीक है। एनर्जी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि हमारे पर्टिकुलर रीजन में कितने एनर्जी सोर्सेज है उन सबको एक तक कंबाइन कर देते हैं और एक मतलब इन सबसे एक साथ है ना अपन एनर्जी को सप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है अपन हाई डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा अगर ये सारे एनर्जी सोर्सेज एक साथ हो जाएंगे तो अपन लोग को इजीली हो जाएगा कि अपॉर्चुनिटी को मतलब कहाँ पे अपन एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, किस जगह पे रिक्वायरमेंट है इम्प्रूवमेंट की। ठीक है। अब इसमें देखो अगर अपन इसको टॉपिक वाइज देखें तो देखो कंपोजिशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज। तो देखो क्या है, एनर्जी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ए ब्रेक डाउन ऑफ द प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन।
हीटिंग, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस विद इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, है ना। कॉमन एनर्जी सोर्स इंक्लूड द फॉसिल फ्यूल्स हो गया, जैसे ऑयल जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, वाइंड थर्मल हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड अदर इलेक्ट्रिक सोर्सेज। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज का मतलब ये है कि हम लोग एक पर्टिकुलर रीजन में अपने जैसे जो कमर्शियल, जैसे अपने फॉसिल फ्यूल्स वाले जो पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, डीजल पावर प्लांट हो गया, इनको अपन कंबाइन कर देते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, जैसे सोलर पावर प्लांट हो गया, विंड पावर प्लांट हो गया, तो इससे अपन कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू एनर्जी सप्लाई। अब देखो इसमें कंट्रीब्यूशन क्या होता है एनर्जी सप्लाई में, देखो द एनर्जी मिक्स क्वांटिफाइज द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द ईच एनर्जी सोर्सेज टू टोटल एनर्जी सप्लाई, टिपिकली एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। इट इज़ द प्रोवाइड इंसाइट इनटू द डोमेन्स ऑफ द सर्टेन एनर्जी सोर्सेज एंड द रोल्स इन द मीटिंग द डिमांड एनर्जी डिमांड अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर एंड अप्लायंसेस। इसमें ये बोला कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है एनर्जी सप्लाई का। तो अपन क्या करते हैं, जो एनर्जी की जो मैट्रिक्स होती है, मतलब एनर्जी मैट्रिक्स में क्या करते हैं अपन लोग, अलग अलग टाइप के जो एनर्जी सोर्सेज को उनको कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये लोग जहाँ पर भी अपन को सप्लाई की जरूरत पड़ती है वहाँ पर सप्लाई कर देते हैं। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वो नाइट में सप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन जो कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज वो नाइट में सप्लाई कर सकता है। एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, जहाँ पे जितने अपन को जरूरत पड़ती है उतने अपन करते हैं। दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, अगर रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, ठीक है। दो the energy matrix highlight the share of renewable energy sources such as the solar, wind and hydro overall energy matrix। अब क्या करते हैं इसमें अपन जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, तो मतलब क्या करते हैं एनर्जी मैट्रिक्स है ना, वो हाईलाइट करता है कि अपन कितनी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। एंड एक्सेसिंग द पेनिट्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द एनर्जी मैट्रिक्स इज क्रूशियल फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स एनर्जी टारगेट, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। और इसमें क्या होता है कि अपन क्या करते हैं कि अपन इजीली है ना, जब अपन इंटीग्रेट कर देंगे सारे एनर्जी सोर्सेज को, तो अपन इजीली है ना एक ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वो कितने यूज़ आ रहे हैं, इनमें कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है व एक्सेट्रा, और कितना अब क्या होता है जितने ज़्यादा एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज़ करेंगे उतना ही कम अपना ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होगा, ठीक है। फोर्थ होगा एनर्जी सिक्योरिटी एंड डाइवर्सिटी। अब इससे एनर्जी की सिक्योरिटी और डाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखो द डाइवर्स एनर्जी मैट्रिक्स विद अ बैलेंस मिक्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज एनहेंस द एनर्जी सिक्योरिटी बाय रिड्यूसिंग द रिलायंस ऑन ए सिंगल फ्यूल और टेक्नोलॉजी। इसमें बोल रहा है कि अब अपन अगर मान ले अगर एक साथ कंबाइन कर देते हैं सारे एनर्जी सोर्सेज को, तो इसमें क्या होता है कि जो बैलेंस मिक्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज होगा, तो ये अगर सिस्टम की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और बाकी ये डिक्रीज करता है रिलायंस मतलब डिपेंडेंसी और सिंगल फ्यूल या सिंगल टेक्नोलॉजी। क्योंकि पहले अपन क्या होता है थर्मल पावर प्लांट यूज़ करेंगे तो ओनली तो कार्बन पर डिपेंडेंट हो गए, लेकिन अगर मिक्स यूज़ करेंगे तो अपन थर्मल भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें नेचुरल गैस भी यूज़ कर रहे हैं, डीजल भी यूज़ कर रहे हैं, डीजल पावर प्लांट भी यूज़ कर रहे हैं, सोलर पावर प्लांट भी यूज़ कर रहे हैं, विंड भी यूज़ कर रहे हैं, तो सबके ऊपर डिपेंडेंसी होगी, पर्टिकुलर डिपेंडेंसी नहीं होगी, ठीक है। इवैल्यूएटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ द एनर्जी मैट्रिक्स हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटी, डिपेंडेंसी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मिटिगेशन द रिस्क एसोसिएटेड विद द सप्लाई डिस्टोर्शन और द प्राइस फ्लक्चुएशन, ठीक है। फिफ्थ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो देखो द एनर्जी मैट्रिक्स प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंसाइट इनटू द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ द एनर्जी सिस्टम बाय क्वालिफाइंग द एमिशन एसोसिएटेड विद द डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। कंपेयर द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेज हेल्प टू प्रायोरिटाइज टू लो कार्बन एंड सस्टेनेबल ऑप्शन टू एनर्जी प्लानिंग एंड इन मैनेजमेंट। इसमें बोला कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पे क्या पड़ता है, देखो अब अगर आप एनर्जी को मिक्स करेंगे तो वह सारे पहले तो एक पर्टिकुलर पावर प्लांट से जितना एमिशन हो रहा था वो पता चल रहा था, लेकिन मिक्स करने के बाद अपने पास सारे पावर प्लांट्स हो गए जिससे अपन को पता चलता है कितना एमिशन होगा। जैसे पहले अपन कोल से करेंगे तो उसमें क्या कार्बन एमिशन ज़्यादा होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं, जैसे कोल जैसे थर्मल पावर प्लांट भी है, हाइड्रो पावर प्लांट भी है, विंड पावर प्लांट भी है, सोलर भी है, डीजल भी है, तो इन सबसे एक मिक्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा जो क्या होगा कम ही होता है एज़ कम्पेयर टू अगर अपन ओनली कन्वेंशनल पावर प्लांट यूज़ करें तो। उसके बाद है 6 पॉइंट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स एंड इनोवेशन। इसमें क्या होता है, देखो ट्रैकिंग चेंज इन द एनर्जी मैट्रिक्स ओवर टाइम, रिवर्स शिफ्ट इन द टेक्नोलॉजी अडोप्शन, मार्केट डायनामिक्स, पॉलिसी इंटरवेंशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, ठीक है। Identifying the emerging trends and innovation in the energy sector informs decision making regarding investment priorities, infrastructure development and regulatory strategy। अब इसमें क्या होता है कि देखो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स और इनोवेशन में ही तो क्या होता है, देखो टेक्नोलॉजी अगर अपन लोग सारे पावर प्लांट को एक साथ कंबाइन कर दे तो अपन को पता चल जाती है कि कौन से पावर प्लांट में कौन सी टेक्नोलॉजी को अपन इम्प्रूव करें जिससे अपन को और अच्छा
मतलब एफिशिएंट मैनर में अपन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाए। दूसरा अपन को आइडेंटिफाई, अपन इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पे अपन को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, कहाँ पे अपन को रेगुलेटरी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कहाँ पे अपन को फोरकास्टिंग करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इम्प्लीकेशन, कि अपन गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसके लिए किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दीज मैट्रिक्स इन्फॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ द एनर्जी पॉलिसीज, regulation and incentives to promote the transition towards cleaner, more sustainable energy system. It serves as a basic formula setting target, defining priorities and designing measures to accelerate the development for renewable energy, improve energy efficiency and reduce carbon emission. तो देखो मेनली अपना मोटिव यही है एनर्जी मैट्रिक्स का, कि अपन है ना अपने जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको कम यूज़ करें। फॉसिल फ्यूल्स जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, डीजल पावर प्लांट हो गया, तो इनसे अपन कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। अगर इससे जनरेट कम करेंगे तो क्या होगा, अपना जो कार्बन एमिशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा और इसमें लॉसेस भी ज़्यादा होता है। दूसरा एम ये है कि अपन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को इम्प्रूव करें, मतलब इनको ज़्यादा यूज़ करें, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। इसमें क्या होगा, लॉसेस कम होते हैं। दूसरे इसमें क्या कार्बन एमिशन या फिर जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट है ये भी कम होता है इन लोगों का। तो इनका मेनली रेगुलेटरी या पॉलिसी जो होती है, इसलिए पॉलिसी निकालते हैं कि कम से कम अपन जो फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू जो एनर्जी है उसको कंज्यूम करें। इसलिए अपन एनर्जी मैट्रिक्स किया, ताकि क्या होता है, देखो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वो 24 घंटे, मतलब अपन को 24 आवर्स अपन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। इसलिए अपन ने एनर्जी मैट्रिक्स को अपनाया, ताकि अपन जब अपन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से अपन को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो अपन जो अपना फॉसिल फ्यूल्स वाले पावर प्लांट है उनको यूज़ कर लें। ठीक है, यहाँ पे अपना एनर्जी मैट्रिक्स खत्म हो गया। यहाँ से आप ये अपनी 3rd यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इस 3rd यूनिट में अपन ने क्या क्या पढ़ा मैं एक बार बता देता हूँ। 3rd यूनिट में अपन ने पढ़ा नीड ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट बाय सेक्टर एंड एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक में क्या नीड है। उसके बाद एनर्जी फोरकास्टिंग कौन कौन सी टेक्निक होती है, एनर्जी इंटीग्रेशन की नीड क्यों है, और एनर्जी मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी हो या फिर थोड़ी बहुत आपके लिए समझ में आई हो आपको वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक यू।